तो कैसे चल रही है तैयारी। आई होप तुम लोग अपने बोर्ड्स के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हो। बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए यार, मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करते वक्त आता ही रहता हूं, इसीलिए आज मनी से रिलेटेड कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं जो ज़रूरी है। मैं आपको नियर अबाउट ये 5 से 10 मिनट के अंदर सारे के सारे गो थ्रू करा दूंगा। तुमको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि अपना सिट टाइट बैठ जाना, 2x पे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन तुमको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें ये वर्थ पता चलेगी। अगर ये क्वेश्चन तुमको आते हैं अपनी पीठ थपथपा लेना, और अगर नहीं आते हैं तो भैया ने इतनी तुम्हारे लिए सहूलियत कर दी है कि तुम्हें ये अब पर्टिकुलर क्वेश्चंस अच्छी तरीके से बन जाएंगे। तो बिना किसी वेस्टेज के डायरेक्टली हम लोग शुरू करते हैं अपनी पूरी की पूरी मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड मनी की कक्षा। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले बढ़ते हैं अपने नंबर 1 क्वेश्चन, दैट मींस अवर एक्सप्लेन द यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन ऑफ द मनी। बच्चों ध्यान रखना, ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ये मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत दे जाता है। अगर तुम एग्जामिनेशन में बैठे हो और तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन लपकता हुआ है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ अकाउंट मनी, दैट मींस ये यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है, तो यहां पर मेजॉरिटी ऑफ बच्चा दिक्कत दे जाता है। स्टूडेंट्स, आप अपने मन से एक तरीके से ध्यान देने की कोशिश कर सकते हैं, अपने मन से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या होता है। क्या पता आपने इसको अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ा हो, बट इन रियलिटी कभी कभी हम लोग छोटे पॉइंटर्स को मिस आउट करते चलते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्राज में लिखे होते हैं बच्चों। ठीक है, ये एक्स्ट्राज में तुमको देखने को मिल जाएगा, इसीलिए बच्चों ध्यान रखना, बहुत अच्छी तरीके से इसके आंसर को समझेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमें किस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन देना है। तो बच्चों यहां पर लिखा है द यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन ऑफ मनी इज ऑल्सो कॉल्ड द मेजर ऑफ वैल्यू। दैट मींस आपने मेजर ऑफ वैल्यू मतलब फंक्शन ऑफ मनी में कहीं ना कहीं मेजर ऑफ वैल्यू बिल्कुल पढ़ा होगा, 100% पढ़ा होगा। उसी में यहां पे लिखा होता है द यूनिट ऑफ अकाउंट भी उसको बोलते हैं। दैट मींस मेजर ऑफ वैल्यू को ही यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन भी कहा जाता है। हां, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब है या फिर तुमको थोड़ा सा नया भी लग रहा होगा, बट बच्चों ध्यान रखना यही सच्चाई है। यहां पे लिखा हुआ है मनी एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट मींस स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कोटिंग प्राइसेस। दैट मींस इट मेक्स मनी अ पावरफुल मीडियम ऑफ कंपेयरिंग प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब किसी भी देश में कोई गुड्स एंड सर्विसेज है, उनकी प्राइसिंग को सेलेक्ट करना, उनकी वैल्यू को जज करना। अगर हमारे पास मनी नहीं होगा तो मैं नहीं जज कर सकता कि पर्टिकुलर कोई भी चीज कितनी वर्थ रखती है, जो सबसे बड़ी दिक्कत बार्टर सिस्टम में थी। तो उसको मनी क्या करता है, 100% क्लैरिफाई करता है, और इसी को मेजर ऑफ वैल्यू मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू को मेजर करने का यूनिट, या सीधा बोलो यूनिट ऑफ अकाउंट भी इसको कहा जाता है। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहां पे बैठता है बच्चों, क्या है, मनी एक्ट एज अ यार्ड स्टिक। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना, मनी एक्ट एज अ यार्ड स्टिक ऑफ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू टू विच ऑल थिंग्स कैन बी कंपेयर्ड, डिस्कस इट। तो भाई साहब, कौन सी ऐसी कोई यार्ड स्टिक है, सीधी बात करें, हमारे पास माइलस्टोन मेजर करने का कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, अपनी सारी की सारी चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू जस्टिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर कुछ नहीं है, मनी सर्व एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। इसका भी सेम वही आंसर है, मनी सर्व एज अ मेजर ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट। यहां पे लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू वाज द मेन डिफिकल्टी इन द बार्टर सिस्टम। मैंने तुमको अभी पहले बताया था कि बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी, हम लोग मेजर ही नहीं कर पाते थे। अब कोई भैंस बेचने आ रहा है, तुम उसको 4 किलो टमाटर दे रहे हो, भाई वर्थ नहीं है, हम कंपेयर ही नहीं कर पाते थे उसको। और इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज रिमूव्ड दिस डिफिकल्टी। बेसिकली इट एक्ट एज अ यार्डस्टिक ऑफ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू व्हिच ऑल द अदर थिंग्स कैन बी कंपेयर्ड। यहां से गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, इंसान की औकात तक कंपेयर कर दी जाती है, किसकी हेल्प से, मनी की हेल्प से। आगे लिखा हुआ मनी मेजर्स द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग ऑफ और द प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम यहां पे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी कमोडिटी, हर चीज को, टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, सबको हम लोग मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। बेसिकली दिस फंक्शन ऑफ मनी इज ऑल्सो इनेबल्स द ट्रेडिंग फर्म टू असर्टेन द कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। और इसी बेसिक फंक्शन की वजह से ही एक फर्म अपने प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड सो को अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर सकती है, वही जो आप अपनी अकाउंटेंसी में करते हैं अगर आप कॉमर्स से रिलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे यहां पे बैठता है, What is meant by M? अब यहां पे बहुत बच्चों को दिक्कत होगी, यहां पे M1, M2, M2, M3, M4 आपने ये सब पढ़ रखा है, लेकिन यहां पे व्हाट इज मेंट बाय M, अब यहां पे बच्चे क्या M1, M2, M3, M4 सब कर लेंगे, और अगर ये शॉर्ट में आएगा तो दिमाग खराब होगा कि कौन सा M यहां पे मेजर किया जाए, कौन से M को यहां पे एक्सप्लेन किया जाए। तो बच्चे कभी भी M लिखा हो तो आपको घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ M1 को एक्सप्लेन कर देना है। M स्टैंड्स फॉर M1, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। M1 को एक्सप्लेन कर देना है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, आप सभी को पता है C
डिमांड डिपॉजिट बाय द बैंक मतलब डी, और उसके बाद अदर डिपॉजिट्स बाय आरबीआई मतलब ओडी। तो सी प्लस डी डी प्लस ओडी, दैट मींस डिमांड डिपॉजिट और डीडी, आई एम रियली सॉरी, सी प्लस डी डी प्लस ओडी इज इक्वल्स टू M1 होता है। ये आप सभी ने पढ़ रखा होगा। और इस पर्टिकुलर स्टेज में जहां पे आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा क्लियर है, हम लोग लैंग्वेजेस के पेपर खत्म कर चुके हैं, तो भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। ये सबको आना तो जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी आना है, ठीक है। आगे बात करते हैं व्हाट इज क्रेडिट मल्टीप्लायर। बच्चों ध्यान रखना, क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है। बहुत सारे बच्चे जानते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर होता क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर ये भी एक आता है। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है बच्चों, तो आप सभी को पता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर मेजर द नंबर ऑफ टाइम डिपॉजिट्स are multiplies at credit, that means credit multiplier is equal to 1 upon ये that's reserve requirement, that is LRR, ठीक है, legal reserve ratio। तो that means M is equals to 1 upon LRR, या फिर सीधा बोले reserve required। ये सीधा ये बताता है कि एक डिपॉजिट, एक सिंगल डिपॉजिट, भाई बैंक में मल्टीपल डिपॉजिट्स होते रहते हैं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ एक डिपॉजिट को अगर मैं देखूं तो वो मल्टीपल कितनी बार घूम घूम के आता है हमारे पास, और कितना 1000 रुपए का डिपॉजिट मेरे को LRR मतलब हमारा जो रिजर्व है, जो आरबीआई सेट करता है लीगल रिजर्व रेशियो के दौरान, मतलब लीगल रिजर्व रेशियो भी उससे निकालने हर बार जितनी बार वो डिपॉजिट आ रहा है उसके बाद कितने राउंड्स में हमारे पास आएगा और हमें कितनी बेसिक फिगर्स देगा, मतलब 1000, 10,000, 20,000 भी कन्वर्ट करके हमको दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी एलआरआर। ज्यादा एलआरआर है तो कम राउंड्स में आएगा, कम एलआरआर है तो एक हमारे क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाता है और वो बार बार डिपॉजिट होता रहता है सेम ही बैंक में, क्योंकि इंटरनली सारी की सारी बैंक मर्ज्ड है। तो बच्चे ध्यान रखना, क्रेडिट मल्टीप्लायर मेजर्स द नंबर ऑफ टाइम डिपॉजिट्स आर मल्टीप्लाइड एट क्रेडिट। सीधी बात करें, यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर की ही बात हो रही है आपकी, ठीक है। आपको ये भी चीज समझ आ गई व्हाट इज क्रेडिट मल्टीप्लायर। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वेरियस मनी स्टॉक मेजर्स। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत वाला क्वेश्चन, व्हाट आर वेरियस मनी स्टॉक मेजर्स। अब मल्टीपल पूछो सो वेरियस मनी स्टॉक मेजर्स, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है, ये कभी पावर बूस्टर सेक्शन में आप देखो तो मिलेगा आपको। मनी स्टॉक मेजर्स, ये क्या है मनी स्टॉक मेजर्स। बच्चे ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या किसके बारे में बात करी जा रही है, मनी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के, लाइक M1, M2, M3, M4। आपको बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, अपने कंसेप्ट पे भरोसा रखिए। और जब मैं इन क्वेश्चंस को गो थ्रू कर रहा था, मैं भी अपनी तरफ से 100% बोला था हाँ ये तो M1, M2, M3, M4 ही होने वाला है। तो बच्चे ध्यान रखना, कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप बहुत रिलैक्स होकर M1, M2, M3 और M4 को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बच्चे ध्यान रखना, ये हाईली लिक्विड होते हैं, ये लीस्ट लिक्विड होते हैं, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। M1, M2 आर हाईली लिक्विड, M2 एंड M3 एंड M4 आर लीस्ट लिक्विड इन द नेचर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, नेम द सिस्टम ऑफ नोट इशू ऑफ द इंडिया। ये तो मस्ट है, आप सभी को आना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज आपको नहीं आ रही है बच्चों तो ध्यान रखना, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है कि आपके कंसेप्ट अभी भी कच्चे कच्चे हैं। एक बार फिर से मनी एंड बैंकिंग में मनी को गो थ्रू करिए, फिर से कह रहा हूं रिलैक्स होकर गो थ्रू करिए। कोई भी आपका एजुकेटर हो, अच्छी तरीके से आपको गो थ्रू तो करना ही पड़ेगा। तो नेम द सिस्टम ऑफ ए नोट इशू इन द कंट्री, सॉरी नोट इशू इन इंडिया। तो बेसिकली क्या, इन इंडिया द सिस्टम ऑफ नोट इशू इज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है, MRS चलता है यहाँ पे, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, अंडर विच बहुत अच्छी तरीके से इसको मैं MRS को समझाऊंगा क्या होता है। ये अगले ही क्वेश्चन में पूछा गया MRS क्या है या फिर किस तरीके से फंक्शन करता है। द RBI इज रिक्वायर्ड टू कीप मिनिमम रिजर्व ऑफ रुपीज 200 करोड़। बेसिकली उसको कुछ मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है जो 200 करोड़ के इक्वल होता है, मतलब 200 करोड़ के अगर बराबर आपके पास रिजर्व नहीं, आप इशू नहीं कर सकते करेंसी को। तो सीधी बात करें, मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे ही हम लोग का RBI रन अप करता है, ठीक है। तो इसको मिनिमम रिजर्व सिस्टम करते हैं और हमारे भारत में करेंसी इसी पे इशू होती है, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन है जो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे, नेम द एडिशनल फैसिलिटी विच सॉरी इसमें नहीं, इसके अगले क्वेश्चन में होगा, मेरी सॉरी, ठीक है, इसमें नहीं होगा, ओके। नेम द एडिशनल फैसिलिटी विच द बिजनेसमैन कैन गेट द करंट डिपॉजिट अकाउंट ऑफ द बैंक। मतलब अगर कोई बिजनेसमैन अपना करंट डिपॉजिट अकाउंट खोलता है इन द कमर्शियल बैंक तो उसको एक एडिशनल फैसिलिटी बताइए। डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट तो होएगा ही भाई साहब, ठीक है, जब मन चाहे पैसा निकालो, जितना मन चाहे पैसा निकाल लो, जितना मन चाहे पैसा डाल लो, कभी भी निकालो, कितना भी विड्रॉल करो, कोई मतलब वाली बात नहीं। एक एडिशनल फैसिलिटी बताइए। तो भाई साहब मेरे को पता है एक एडिशनल फैसिलिटी क्या होती है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है ना, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बिल्कुल सही। द बिजनेसमैन गेट द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट, मतलब अकाउंट में पड़े 100 निकाल लो 200, डिपेंडिंग अपॉन योर सिविल, कितना तुम्हारा अच्छा तरीके से क्रेडिट स्कोरिंग है, तुम कितना वर्दी हो, तुम कितनी अच्छी तरीके से अपने क्रेडिट अवेल करते हो, तुम्हारा साउंडनेस ऑफ द बिजनेस कितना है, दैट मींस तुम अपना जो फाइनेंशियल साउंडनेस है वो कितनी है तुम्हारे पास, कितनी जल्दी तुम पैसा वापस कर देते हो। आगे बात करते हैं बच्चे हम लोग का 8th क्वेश्चन, ऑल द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इज द मॉनेटरी लाइबिलिटी। दैट मींस जितनी करेंसी जो इशू कर रहा है कौन, सेंट्रल बैंक कर रहा है, ऑल द करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक इज इट्स मॉनेटरी लाइबिलिटी।
इसका मतलब क्या होता है? तो भाई साहब अगर इसके आंसर पे हम लोग डायरेक्ट बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को तो इसको पढ़ के भी कंफ्यूजन हो जाती है। तो बच्चे ध्यान रखना, ये एक ऐसा आंसर है, इस ऐसा रिप्रेजेंटेशन, इसको 2-3 बार पढ़ोगे तब आपके जाके समझ आएगा। तो मतलब जिनको पता है उनको तो पता है भाई साहब, है ठीक है, पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, ठीक है। तो द सेंट्रल बैंक इज द ऑब्लाइज्ड टू बैक द करेंसी विद द एसेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू। द एसेट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बुलियंस, फॉरेन सिक्योरिटीज और द डोमेस्टिक गवर्नमेंट और द लोकल करेंसी सिक्योरिटीज. The country's central government is usually authorized to borrow money from the central bank. Government does this by selling the local currency securities to the central bank. When the central bank acquires these securities, it issue the currency. Putting and withdrawal currency into and form of circulation is also the job of central bank. बच्चों ध्यान रखना, आप करेंसी अगर किसी देश को, अगर पर्टिकुलर किसी भी गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट को पैसा इशू करवाना है थ्रू आरबीआई, ठीक है, अगर आरबीआई के थ्रू, क्योंकि भाई आरबीआई कौन है, आरबीआई यहां पे सोल अथॉरिटी है जो इशू करता है करेंसी को। तो आरबीआई से आपको क्या करवाना है, नोट इशू करवाने हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई साहब आप मेरे को 200 सीआर का क्या कर दो भाई साहब, हमको ना नोट्स प्रिंट करके दे दो। अब गवर्नमेंट तो एक बहुत अच्छी तरीके से ना हाईली ऑथराइज्ड पर्सन है, वो तो जितना मन चाहे उतना नोट क्या कहते हैं पब्लिश कर सकता है, लेकिन ऐसी नहीं बात है। आरबीआई तब तक नोट को पब्लिश नहीं करेगा जब तक जितने की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने की है उतने की कोई सिक्योरिटी गवर्नमेंट आरबीआई को नहीं दे देती। सर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी के गोल्ड के कॉइन्स हो सकते हैं, आपको 200 करोड़ की जरूरत है, आप 200 करोड़ के गोल्ड कॉइन्स दे दीजिए, आप गोल्ड के बुलियंस दे दीजिए, ईट दे दीजिए, फॉरेन सिक्योरिटीज दे दीजिए, डोमेस्टिक गवर्नमेंट की फॉरेन सिक्योरिटीज बेसिकली, उसके बाद लोकल करेंसी की भी कुछ सिक्योरिटीज, मतलब भारत देश की अपनी कुछ सिक्योरिटीज होती भारत के अंदर, वो भी आप गिरवी रख सकते हैं। आपको कैसे ना कैसे जितनी की डिमांड करें उतना की सिक्योरिटी आप आरबीआई को गिरवी रख दीजिए। भाई बैंक किसी का नहीं, गवर्नमेंट का भी नहीं है। तो भाई साहब अगर आपको करनी है करेंसी इशू, आपको देनी पड़ेगी क्या? सिक्योरिटी। और अगर आपने सिक्योरिटी इशू नहीं की, विदाउट इशूइंग द सिक्योरिटी अगर आप करेंसी को इशू करवाते हैं तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर बन के आ सकता है एक पर्टिकुलर देश के लिए। तो बच्चे ध्यान रखना, करेंसी इशू कर सकता है आरबीआई, लेकिन बच्चों एक चीज याद रखना, सिक्योरिटीज मिलने के बाद ऐसे नहीं करता वो। आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई हो। मिनिमम रिजर्व सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है पर्टिकुलर टॉपिक। आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग 1 रुपी नोट इन इंडिया। आप सभी को पता होगा 1 रुपये का नोट कौन इशू करता है? बेसिकली हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, आरबीआई नहीं करता है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। किसको बचे? 1 रुपी नोट को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमरजेंसी करेंसी भी बोलते हैं। 1 रुपी नोट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? इमरजेंसी करेंसी। व्हाट? इमरजेंसी करेंसी। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लास्ट है बच्चे, वाई पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स आर लेस लिक्विड देन द डिमांड डिपॉजिट। आप सभी को पता होगा एक M1 होता है, एक M2 होता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? भाई देखो M1 और M2 के बीच में तुमको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है? मैंने M1 M2 यहाँ पे लिख के रखे होंगे, तुम लोग को पता होगा। देखो M1 और M2 में M1 हाईली लिक्विड है, उससे कम है सेविंग डिपॉजिट द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, ठीक है। मतलब ध्यान रखना M1 और M2 के बीच का डिफरेंस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स हैं। दैट मींस अगर मैं M2 को M1 से माइनस करता हूं तो जो डिफरेंस निकलता है वो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स होता है। तो भाई साहब M1 बहुत ज्यादा लिक्विड माना जाता है और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं माने जाते। अब सीधी बात कर रहा हूं यहां पे मैं 2 लोगों की, ठीक है। 2 लोग कौन हो गए बच्चे? ध्यान रखिएगा, मैं 2 लोगों की बात कर रहा हूं। एक बात कर रहा हूं कमर्शियल बैंक की, ठीक है, दैट मीन्स आईडीबीआई और बाकी सारे केनरा हो गए, मुथूट तो नहीं है बेसिकली, आईसीआईसीआई हो गया, एंसो। और एक हो गया पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं बोलूं हाईली लिक्विड कौन सा है तो तुम बोलोगे सर कमर्शियल बैंक इज हाईली लिक्विड, और ऑब्वियस सी बात है आप ज्यादा बिल्कुल सही है, ठीक है। कमर्शियल बैंक जो होता है वो हाईली लिक्विड होता है इन कंपैरिजन ऑफ व्हाट? आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स आर लीस्ट लिक्विड। अच्छा क्यों होते हैं भाई? दोनों ही पैसा सेव कर रहे हैं, दोनों ही डिमांड डिपॉजिट्स कर रहे हैं, बोथ आर डूइंग द डिमांड डिपॉजिट्स। ये भी डिमांड डिपॉजिट कर रहा है, ये भी डिमांड डिपॉजिट कर रहा है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स आपके पोस्टल डाकखाने में जो पैसा जमा होता है, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखना, दोनों ही डिमांड
डिमांड डिपॉजिट्स कर रहे हैं, बट वाई ये ज्यादा लिक्विड है वो कम लिक्विड है? बच्चे ध्यान रखना, क्योंकि दोनों के बीच में एक चीज का डिफरेंस है, वो क्या है? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स आर नॉट एज लिक्विड एज डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स बेसिकली, एज दे आर नॉट चेकेबल अकाउंट. हाउएवर सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस आर मोर लिक्विड देन द टाइम डिपॉजिट विद द बैंक. बच्चे ध्यान रखना, यहां पे चेकेबल सिक्योरिटीज अवेलेबल नहीं होती हैं, यहां पे चेकेबल अकाउंट कहते अवेलेबल नहीं होते. सीधी बात करो, चेक की व्यवस्था यहां पे अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से एक मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन कम हो जाता है और आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स कमर्शियल बैंक्स के तहत नीचे चला जाता है. दैट मींस कमर्शियल बैंक्स आर मोर लिक्विड इन कंपैरिजन टू बेसिकली पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स. लेकिन बच्चे ध्यान रखना, ये डिमांड डिपॉजिट से ज्यादा लिक्विड है. तो सबसे पहले क्या है? कमर्शियल बैंक की लिक्विडिटी, फिर आता है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स की लिक्विडिटी, फिर कहीं ना कहीं डिमांड डिपॉजिट्स एंड सो आ जाते हैं, एफडी आता है. ठीक है, तो भाई साहब पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो चुका है. हम लोगों ने मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड पूरे का पूरा एक तरीके से रिवीजन भी कर लिया है, और हाँ अच्छी तरीके से हम लोगों ने मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को टच कर लिया है. और मैं ऐसे क्वेश्चन लाता रहूंगा, इस सीरीज को मैं बढ़ाता रहूंगा. तुम्हारे पेपर आने से पहले मैंने वादा किया ना 24 घंटे का लाइव, याद रखना 24 घंटे का लाइव. पता नहीं मैं कैसे करने वाला, लेकिन करूंगा 24 घंटे का लाइव. मिलता हूं मैं तुमसे इको के पेपर डायरेक्टली पहले, और उससे पहले मैं तुमको वैल्यू एडिशन करते करते लाता रहूंगा ऐसी वीडियोस. मिलता हूं डायरेक्टली. हैव अ नाइस डे, बाय बाय.